MSW005 का इकाई 3, MSW005 का जो खंड 3 है उसका इकाई 3 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यवेक्षण में सहायक प्रकार। तो इसको आप जो है अंत तक जरूर सुनिए, आपको समझ में नमस्कार। आएगा। किसी भी नए प्रोफेशनल सफर की शुरुआत में आप जानते हैं एक अजीब सी मिलीजुली भावना होती है। मतलब उत्साह तो होता ही है, पर थोड़ी घबराहट, थोड़ा दबाव भी रहता है। नई जिम्मेदारियां, उम्मीदें और इन सब के साथ आता है स्ट्रेस। तो ऐसे में इस शुरुआती कभी कभी थोड़ी मुश्किल राह पर एक गाइड का होना, एक अनुभवी साथी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर भूमिका आती है एक व्यवहारिक पर्यवेक्षक की, यानी जिसे हम प्रैक्टिकल सुपरवाइजर कहते हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण रिश्ते और भूमिका पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारी ये चर्चा आधारित है एक लेख के कुछ अहम हिस्सों पर, जिसका शीर्षक कुछ इस तरह है: व्यवहारिक पर्यवेक्षण, दबाव प्रबंधन और व्यावसायिक विकास। तो आज हमारा मिशन क्या है? हम समझना चाहते हैं कि जो नए प्रैक्टिशनर्स हैं, जो अपने करियर की बस शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें काम के दबाव से निपटने में और जो जरूरी स्किल्स है उन्हें विकसित करने में एक सुपरवाइजर कैसे मदद कर सकता है। हाँ, और हम ये भी जानेंगे कि भाई किस तरह के दबाव आ सकते हैं, उनसे निपटने के लिए तैयारी क्यों ज़रूरी है, और वो कौन से अहम सवाल हैं जो इन नए प्रोफेशनल्स को खुद से पूछने चाहिए, मतलब ताकि वो इस सफ़र में थोड़ा संतुलन बनाए रख सकें। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो जैसा हमने बताया, हमारी जानकारी का स्रोत एक लेख है जो सुपरविजन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, खासतौर पर नए प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं सुपरवाइजर की भूमिका से। अक्सर हम सोचते हैं, या शायद आम धारणा यही है, कि सुपरवाइजर का काम बस काम देखना है, गलतियां बताना है। लेकिन ये लेख कहता है कि उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा है। वो दबाव प्रबंधन का एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। ये पहलू शुरुआती करियर में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और लेख बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। देखिए, पर्यवेक्षक जो है वो नए प्रैक्टिशनर के प्रोफेशनल विकास की नींव रखता है एक तरह से। और ये सिर्फ काम देना या टेक्निकल गाइडेंस देना नहीं है। असली बात है शुरू से ही उनमें वो लचीलापन, वो रेजिलियंस जिसे कहते हैं, वो बनाने में मदद करना, मुश्किलों से उभरने की क्षमता। पर्यवेक्षक की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नए साथी को पहले ही बता दें, देखो इस काम में इस तरह के दबाव आ सकते हैं, कभी टाइम का प्रेशर होगा, कभी इमोशनल स्ट्रेस होगा, कभी परफॉर्मेंस का। और सिर्फ बताना काफी नहीं है, उन्हें उन संभावित दबावों के लिए तैयार भी करना जरूरी है। ये तैयारी ही उन्हें वो कॉन्फिडेंस देती है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है। ये सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं, बल्कि सोल्यूशन के लिए तैयार करना है। हाँ, मतलब एक तरह से कोच की तरह, जो मैच से पहले ही बता दे कि देखो पिच ऐसी हो सकती है, बॉलर ऐसे आ सकते हैं। तैयारी जरूरी है। ये तैयारी निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ाती होगी। अच्छा, अब आते हैं आत्म जागरूकता और संतुलन पर। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि नए प्रैक्टिशनर को ये पता होना चाहिए कि काम के दौरान दबाव के आम स्रोत क्या हो सकते हैं। तो ये जानना, ये जागरूक होना, ये कैसे मदद करता है? क्या ये सिर्फ जानकारी है या इससे ज्यादा कुछ है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जागरूकता सिर्फ जानकारी नहीं है, ये बदलाव का पहला कदम है। जब तक किसी नए प्रोफेशनल को ये समझ ही नहीं आएगा कि उसे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, स्रोत क्या हैं, क्या काम का बोझ है, डेडलाइन है, सहकर्मियों से रिश्ते हैं या पर्सनल लाइफ की दिक्कतें हैं, तब तक वो उससे निपटने के लिए सही कदम कैसे उठाएगा। तो लेख बिल्कुल सही कहता है कि इन आम ज़रूरतों को पहचानना ज़रूरी है और ये समझना भी कि वो व्यक्ति के काम और निजी जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और यहीं से, जैसा आपने कहा, संतुलन की बात शुरू होती है। सोचिए, एक इंटर्न है, उसे पढ़ाई भी करनी है, इंटर्नशिप में अच्छा भी करना है और शायद परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालना है। इन सारी भूमिकाओं और मांगों के बीच तालमेल बिठाना ही तो संतुलन है। और ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेख इसे कहता है जीवन में संतुलन की भावना पाने के तरीके विकसित करने की आवश्यकता। और ये संतुलन सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं है, बल्कि लंबे समय तक प्रोफेशनली टिके रहने और ग्रो करने के लिए भी जरूरी है। बिना संतुलन के बर्नआउट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। संतुलन, हाँ, ये शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, असल में इसे साधना, इसे प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है, खासकर करियर की शुरुआत में। लेकिन इस प्रक्रिया में मदद के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी सुझाता है, जो प्रैक्टिशनर्स को खुद से पूछने चाहिए।
ये सवाल महज सवाल नहीं लगते, बल्कि जैसे आत्ममंथन के लिए एक इनविटेशन हो। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेख कुछ खास दिशाओं में सोचने को कहता है। जैसे एक सवाल ये कि भाई मैं अपनी प्रोफेशनल भूमिका और निजी जिंदगी के बीच तालमेल कैसे बना रही हूँ? क्या काम घर आ रहा है या घर की चिंताएं काम पर हावी हो रही हैं? फिर इंटर्नशिप या नई नौकरी की जो अलग अलग, कभी कभी एक दूसरे से उलट मांगे होती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करूं? और ये भी कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूं, मेरे क्लाइंट्स या सेवार्थी, उनके प्रति मेरे नजरिए पे इस काम का क्या असर पड़ रहा है? क्या ये मुझे ज्यादा संवेदनशील बना रहा है या कहीं मैं थोड़ी कठोर तो नहीं हो रही? इसी तरह ये अनुभव मेरे पर्सनल रिश्तों को, परिवार, दोस्तों के साथ मेरे संबंधों को कैसे बदल रहा है? बिल्कुल। और इसके आगे लेख ये भी सोचने को कहता है कि मुझ में ऐसी कौन सी पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी खूबियां हैं जो मुझे काम के दबाव से निपटने में मदद कर सकती हैं। क्या मैं शांत रह पाता हूँ? क्या मैं मदद मांगने में हिचकता तो नहीं? और इसके उलट वो कौन से साइन हैं, कौन से संकेत हैं जिनसे मैं पहचान सकता हूँ कि काम का दबाव मुझ पर नेगेटिव असर डाल रहा है? क्या मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है? क्या मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ? और शायद सबसे अहम सवाल, अगर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब इतना कि मेरा प्रोफेशनल काम या मेरी अपनी सेहत और खुशी प्रभावित होने लगे, तो उस सिचुएशन को मैं कैसे संभालूंगा? मेरे पास क्या प्लान है? ये सवालों की एक लंबी लिस्ट जरूर है, पर हर सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। ये सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि अपनी स्थिति का एक तरह से जायजा लेने और शायद बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सवाल असल में सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। जब कोई नया प्रोफेशनल ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछता है, तो वो अपनी सिचुएशन को ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाता है। उसे अपनी ताकत और कमज़ोरियों का अंदाज़ा लगता है और वो उन एरियाज़ को पहचान पाता है जहाँ उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। और लेख में जो कहा गया है ना कि पर्यवेक्षकों को उन्हें हल करना आवश्यक है, उसका मतलब ये नहीं कि सुपरवाइजर जवाब दे दें। नहीं, बल्कि सुपरवाइजर का काम है एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाना, जहां प्रैक्टिशनर इन सवालों पर खुलकर बात कर सके, अपने विचार शेयर कर सके और समाधान खोजने में गाइडेंस पा सकें। ये प्रक्रिया जिम्मेदारी तो प्रैक्टिशनर पर डालती है कि भाई अपनी देखभाल खुद करो, लेकिन साथ ही ये भी साफ करती है कि इस सफर में सुपरवाइजर का साथ कितना जरूरी है। ये सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना सीखने की प्रक्रिया भी है। हाँ, ये वाकई एक पार्टनरशिप जैसी लगती है। प्रैक्टिशनर का आत्मचिंतन और सुपरवाइजर का मार्गदर्शन। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा इतनी स्मूथ होती है? मतलब सुपरवाइजर के लिए भी तो अपनी चुनौतियां होंगी। लेख सुपरवाइजरी रिश्ते में बाउंड्रीज बनाए रखने और संभावित टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट से निपटने जैसी चुनौतियों का भी जिक्र करता है। इस पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। सुपरवाइजरी की भूमिका भी आसान नहीं है। उन्हें एक साथ कई रोल निभाने पड़ते हैं। वो गाइड भी हैं, टीचर भी हैं, मूल्यांकनकर्ता भी और कभी-कभी मीडिएटर भी। एक हेल्दी और इफेक्टिव सुपरवाइजरी रिश्ता बनाने के लिए साफ सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि भूमिकाएं क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के नियम क्या होंगे, मिलने का समय क्या होगा, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। और टकराव, कॉन्फ्लिक्ट की संभावना तो किसी भी ह्यूमन रिलेशन में होती है, और सुपरवाइजरी रिश्ता भी इससे अलग नहीं है। हो सकता है काम के मूल्यांकन को लेकर असहमति हो या कम्युनिकेशन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सुपरवाइजर को इन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है, निष्पक्षता के साथ, सहानुभूति के साथ और साफ कम्युनिकेशन के साथ। इसीलिए लेख इस बात पर इतना जोर देता है कि व्यावहारिक भाग के प्रारंभ में विद्यार्थी को पर्याप्त रूप से तैयार करने और अनुसरण किए जाने वाले विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित करने का उद्देश्य संभावित नकारात्मक परिणामों के निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम शुरुआत में ही सब कुछ साफ कर दें, क्या उम्मीदें हैं, असेसमेंट कैसे होगा, मदद कहाँ से मिलेगी, प्रॉब्लम होने पर किससे बात करनी है, तो बाद में पैदा होने वाली कई समस्याओं और टकरावों से बचा जा सकता है। अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सिर्फ फौरी समस्याओं को टालने की बात नहीं है। ये एक ऐसी नींव रखने के बारे में है जिस पर एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। जी। जब नए प्रैक्टिशनर को पता होता है कि नियम क्या हैं और उसे कहाँ सपोर्ट मिलेगा, तो वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और सीखने पर बेहतर फोकस कर पाता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच लंबे समय में न केवल उसके प्रोफेशनल विकास में मदद करती है, बल्कि उसे बर्नआउट जैसी स्थितियों से बचाने में भी सहायक होती है। एक स्ट्रक्चर्ड और साफ शुरुआत एक स्वस्थ रिश्ते की कुंजी है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। ये दिखाता है कि प्रोसेस पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना रिजल्ट पर। बहुत खूब कहा आपने। एक अच्छी और स्पष्ट शुरुआत वाकई आधी लड़ाई जीतने जैसा है, खासकर जब रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो।
तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? इस सब का मतलब क्या है नए प्रोफेशनल्स और उनके सुपरवाइजर्स के लिए? हमने समझा कि सुपरवाइजर की भूमिका सिर्फ निगरानी या काम सिखाने तक सीमित नहीं है। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेजिलियंस बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल मॉडल है। करियर की शुरुआत में ही दबाव के संभावित स्रोतों के बारे में जानना और उनसे निपटने के लिए एक्टिवली स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लेख ने जो सवाल सुझाए हैं आत्मचिंतन के लिए, वो इस प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देते हैं। और आखिर में सुपरवाइजर और प्रैक्टिशनर के बीच एक स्पष्ट, स्ट्रक्चर्ड और सहायक रिश्ता बनाना, जिसमें शुरुआत से ही बाउंड्रीज और गाइडलाइंस तय हों, यह न केवल संभावित नेगेटिव नतीजों को रोकता है बल्कि एक सफल और टिकाऊ प्रोफेशनल विकास की नींव भी रखता है। तो संक्षेप में कहूं तो सेंट्रल आइडिया यही है कि इफेक्टिव प्रैक्टिकल सुपरविजन सिर्फ टेक्निकल स्किल देने का जरिया नहीं है। ये नए प्रोफेशनल्स में लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बनाने, जो स्ट्रेस आएगा ही आएगा, उसे मैनेज करने और अंततः उन्हें अपने चुने हुए फील्ड में न केवल सफल होने बल्कि फलने फूलने में मदद करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये उन्हें सिखाता है कि दबावों के बीच कैसे संतुलन साधा जाए और कैसे अपना ख्याल रखा जाए। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। देखिए, ये लेख मुख्य रूप से सुपरवाइजर की भूमिका पर केंद्रित है कि वो प्रैक्टिशनर को तनाव के लिए तैयार कैसे करें। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि शुरुआत से ही ट्रेनीज या नए कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक रूप से एक कम तनावपूर्ण, ज्यादा सपोर्टिव और सीखने लायक माहौल बनाने में संगठन या संस्थान की क्या लगातार जिम्मेदारियां हो सकती हैं। मतलब, क्या ये सिर्फ सुपरवाइजर का ही काम है या पूरे सिस्टम का भी कुछ रोल है? ये सवाल हमें इंडिविजुअल सुपरवाइजर प्रैक्टिशनर रिश्ते से आगे बढ़कर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और सिस्टम के लेवल पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर जिस पर कम बात होती है उस विषय पर बात करें, वो है पेशेवर तनाव और सहानुभूति शांति। खासकर उन लोगों के लिए जो सोशल वर्क जैसे हेल्पिंग प्रोफेशंस में हैं। बिल्कुल। जो दूसरों की देखभाल करते करते कई बार खुद ही बहुत भारी दबाव महसूस करने लगते हैं। हमारे पास इसी टॉपिक पर कुछ जरूरी टेक्स्ट्स हैं जो प्रोफेशनल स्ट्रेस और कंपैशन फटीग पर फोकस करते हैं। जी। तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों को जरा गहराई से समझें कि ये स्ट्रेस आता कहाँ से है, इसका असर क्या होता है और सबसे जरूरी इसके लक्षण क्या हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। बिल्कुल, ये वाकई एक अहम मुद्दा है। जो लोग अपनी पूरी एनर्जी दूसरों की मदद में लगा देते हैं, उनके अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इसको समझते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। ये स्रोत कहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स अपने काम को लेकर बहुत समर्पित होते हैं, बहुत पैशनेट, वो भी कई बार इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हैं सही कि इसका असर न सिर्फ उनके काम पर बल्कि जिन लोगों की वो मदद कर रहे हैं उन पर भी पड़ता है। हाँ, ये तो है। एक चौंकाने वाला डेटा भी है इन सोर्सेज में कि लगभग आधे से ज्यादा हेल्पिंग प्रोफेशनल्स, आधे से ज्यादा, हाँ, कभी ना कभी ऐसे हालात में काम करते हैं जहां उनके अपने अंदरूनी दबाव, मतलब उनका खुद का स्ट्रेस, उनकी काम करने की क्षमता को कम कर रहा होता है। बाप रे, ये तो काफी बड़ा नंबर है ना? हाँ। तो सवाल ये उठता है कि ये दबाव आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ काम से जुड़े हैं? अच्छा सवाल है। स्रोत इस पर बताते हैं कि ये तनाव, मतलब इसके सोर्स, दो तरफा हैं। अच्छा। एक तो है पर्सनल लाइफ के प्रेशर, जैसे परिवार में कोई बीमारी, किसी करीबी की डेथ, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, पैसे की तंगी या खुद की कोई हेल्थ इशू। और दूसरे हैं वो दबाव जो सीधे काम से जुड़े हैं, ऑफिस के, फील्ड के। इन दोनों का मिला जुला असर होता है असल में। और काम से जुड़े दबावों में क्या कुछ खास तरह के प्रेशर का जिक्र है? हाँ, और यहाँ ये स्रोत एक खास ग्रुप पर फोकस करते हैं। वो हैं छात्र, इंटर्न। अच्छा, इंटर्न्स पर। हाँ, जो अभी सीख रहे हैं, फील्ड में नए हैं, उनके लिए स्ट्रेस के कारण थोड़े अलग या शायद ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। जैसे क्लाइंट का बर्ताव कैसा है, जो सीनियर प्रैक्टिशनर हैं उनका रवैया कैसा है, और थेराप्यूटिक कॉन्फिडेंस, मतलब मदद की प्रक्रिया पर भरोसा, ये सब उनके लिए स्ट्रेस के बड़े कारण बन सकते हैं। स्रोत इन्हें प्रैक्टिकल डिमांड्स कहते हैं और बताते हैं कि छात्र और इंटर्नी इन्हें अक्सर सबसे बड़े दबाव में गिनते हैं। ये दिलचस्प है कि इंटर्न्स पर खास जोर दिया गया है। शायद अनुभव की कमी कुछ सिचुएशंस को उनके लिए ज्यादा मुश्किल बना देती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव का फर्क तो पड़ता ही है। अब अगर सेवार्थी,
मतलब क्लाइंट के बिहेवियर की बात करें तो कौन सी बातें हैं जो खास तौर पर स्ट्रेसफुल बताई गई हैं? देखिए, स्रोत कुछ बहुत गंभीर सिचुएशंस का जिक्र करते हैं जो किसी के लिए भी मतलब अनुभवी के लिए भी बहुत मुश्किल होंगी। जैसे सोशल वर्कर पर फिजिकल अटैक होना, या किसी क्लाइंट का सुसाइड अटेम्प्ट करना, या उसकी धमकी देना। ये तो जाहिर है बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थितियां हैं। हाँ, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन इंटर्न्स के लिए, जैसा आपने कहा, अनुभव कम होने की वजह से कुछ ऐसी स्थितियां भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती हैं जो शायद एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर बेहतर तरीके से हैंडल कर ले। हाँ। स्रोत बताते हैं कि अनुभवी प्रोफेशनल्स की तुलना में इंटर्न्स के लिए कुछ खास क्लाइंट बिहेवियर ज्यादा तनाव दे सकते हैं। वो किस तरह के व्यवहार? जैसे क्लाइंट की तरफ से भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल होना, मतलब ऐसी भाषा जो जानबूझकर गुस्सा दिलाए या परेशान करे। हाँ। या फिर होमोसेक्सुअल या हेट्रोसेक्सुअल किस्म के सेक्सुअल जेस्चर्स दिखाना। ओह, अच्छा। कभी कभी क्लाइंट समय से पहले ही मतलब प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है, मदद लेना बंद कर देता है, तो इंटर्न को लग सकता है कि वो फेल हो गया। हाँ, ये तो निराशाजनक होगा। बिल्कुल। और एक बहुत कॉमन लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है जब इंटर्न को लगता है कि क्लाइंट में कोई मोटिवेशन ही नहीं है या उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा। ये सब चीजें खासकर जब आप सीख रहे हो तो बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती हैं। समझ गई। ये गंभीर स्थितियों के अलावा क्या कुछ ऐसे आम रोजमर्रा के व्यवहार भी हैं जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं, जो शायद उतने ड्रामेटिक ना लगें पर लगातार होने पर असर डालते हों? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इन पर भी ध्यान दिलाते हैं क्योंकि ये भी धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं। जैसे क्लाइंट का रेजिस्टेंस दिखाना, मतलब वो मदद लेने में आनाकानी कर रहा है या रुकावट डाल रहा है। कभी कभी क्लाइंट उल्टा सोशल वर्कर पर ही ब्लेम डाल देता है। अच्छा। वर्बल अटैक करना, यानी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना। एक और स्थिति जिसका जिक्र है वो है जब सोशल वर्कर खुद क्लाइंट की प्रॉब्लम में या उसकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज में बहुत ज्यादा उलझ जाता है। हाँ, इमोशनली ड्रेनिंग होता होगा ये तो। बहुत ज्यादा। और फिर वो रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशंस हैं, जैसे क्लाइंट का बार बार अपॉइंटमेंट मिस करना, अपनी दिक्कतों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देना या उन पर काम करने से ही इनकार कर देना। कभी कभी क्लाइंट ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज मांगते हैं जो जायज नहीं होती, या बिना मतलब के सोशल वर्कर को घर बुलाते रहते हैं। ये सब सुनने में शायद छोटी बातें लगें, लेकिन जब ये रोज रोज होती हैं तो मिलकर स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं। ये सब सुनकर वाकई लगता है कि ये प्रोफेशन कितना चैलेंजिंग है। अब स्रोत इन लगातार दबावों के जो जमा होने वाले असर हैं उनको दो खास शब्दों से जोड़ते हैं, परिश्रांति यानी बर्नआउट और सहानुभूति श्रांति यानी कंपैशन फैटीग। जी। कि इन स्रोतों के मुताबिक इनका ठीक मतलब क्या है? जरूर, और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दोनों थोड़े अलग हैं। स्रोत इन्हें काफी क्लियरली डिफाइन करते हैं। परिश्रांति यानी बर्नआउट को मुख्य रूप से बहुत ज्यादा काम के बोझ या काम में बार बार फेलियर महसूस करने की वजह से होने वाली फिजिकल और इमोशनल थकावट के तौर पर समझाया गया है। अच्छा, मतलब एग्जॉशन। हाँ, ऐसा कि जैसे आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो, आप अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करने लगे। वहीं सहानुभूति श्रांति यानी कंपैशन फटीग या सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस थोड़ा अलग है। ऐसे उन बिहेवियर्स और इमोशंस का ग्रुप बताया गया है जो दूसरों के दर्दनाक या ट्रॉमेटिक घटनाओं के बारे में जानने के एक नेचुरल नतीजे के तौर पर पैदा होती हैं। मतलब दूसरों के ट्रॉमा का असर। हाँ, सरल शब्दों में कहें तो ये दूसरों के दर्द और दुख को लगातार सुनने, महसूस करने और उससे प्रभावित होने की एक कीमत है जो मदद करने वाले चुकाते हैं। आप सीधे उस घटना से नहीं गुजरे, लेकिन उसका असर आप पर हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पर सहानुभूति, एम्पैथी, ये तो सोशल वर्क जैसे पेशे की बिल्कुल जड़ है। बिल्कुल। स्रोत खुद इसे दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ चिंता कहते हैं। तो फिर ये एक अच्छी क्वालिटी होते हुए शांति या थकान में कैसे बदल जाती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बिल्कुल, और यही इस मुद्दे का सबसे, आप कह सकते हैं, पेचीदा पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं। प्रॉब्लम सहानुभूति में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब सहानुभूति बहुत ज्यादा हो जाए और उसे मैनेज करने का सही तरीका ना हो। अच्छा। जब सोशल वर्कर लगातार अपने क्लाइंट्स की गंभीर मुश्किलों, उनके दुख, उनके ट्रॉमा का सामना करते हैं और साथ ही उन्हें ये लगने लगता है कि वो अपनी पूरी कोशिश के बाद भी, मतलब अच्छे इरादों के बावजूद, उनकी काफी मदद नहीं कर पा रहे हैं या उनकी सिचुएशन में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, तब ये सहानुभूति बोझ बनने लगती है। और इसके साथ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अगर वो अपनी खुद की देखभाल नहीं करते,
मतलब सेल्फ केयर की कमी है। हाँ, सेल्फ केयर। अगर वो अपने पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर वो काम पर मौजूद प्रेशर को कंट्रोल करने में बेबस महसूस करते हैं या उन्हें अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर उनकी सहानुभूति जताने और इफेक्टिवली काम करने की क्षमता को ही कमजोर कर देते हैं। तो सहानुभूति धीरे धीरे श्रांति बन जाती है। बिल्कुल। वो क्वालिटी जो उन्हें इस प्रोफेशन में लाई थी, वही उनके दुख का कारण बन सकती है अगर संभाला न जाए। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस कनेक्शन को बहुत साफ करते हैं। वर्कप्लेस पर कुछ खास तरह के तनाव हैं जो सीधे बर्नआउट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनमें 3 मेन फैक्टर्स बताए गए हैं। राइट। पहला, रोल एम्बिग्विटी, यानी जब ये साफ ही ना हो कि आपसे उम्मीद क्या है, आपका रोल क्या है। कंफ्यूजन। दूसरा, रोल कॉन्फ्लिक्ट, जब आपको ऐसी विरोधी मांगें पूरी करनी पड़े जो एक साथ मुमकिन ना हो। अच्छा। और तीसरा, रोल ओवरलोड, यानी जब आपके पास करने के लिए इतना ज्यादा काम हो कि वो आपकी क्षमता से बाहर हो। ये तीनों सिचुएशंस आपको लगातार प्रेशर में रखती हैं और बर्नआउट की तरफ धकेलती हैं। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि तनाव की समस्याएं अक्सर 3 चीजों के मिले जुले असर से पैदा होती हैं। ये एनालिसिस भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये एक जरूरी फ्रेमवर्क है समझने के लिए कि स्ट्रेस कैसे काम करता है। स्रोत के मुताबिक ये 3 चीजें हैं। एक, प्रॉब्लम्स की पर्सनल परसेप्शन, यानी कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को कितना स्ट्रेसफुल मानता है, ये उसकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। हाँ, सबकी अलग अलग होती है। बिल्कुल। एक ही सिचुएशन 2 लोगों के लिए अलग लेवल का स्ट्रेस पैदा कर सकती है। 2, व्यक्ति पर जो एनवायरमेंटल डिमांड्स हैं, यानी काम या जीवन की असल चुनौतियां और दबाव। और 3, प्रेशर का सामना करते समय व्यक्ति की साइकोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं, यानी वो स्ट्रेस पर कैसे रिएक्ट करता है, उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या है। अच्छा। इन तीनों का तालमेल ही तय करता है कि स्ट्रेस कितना नुकसानदेह होगा। और जब तनाव फिजिकल ना होकर, जैसे आपने कहा, साइकोलॉजिकल हो, जैसे किसी क्लाइंट का लगातार विरोध करना या आप पर झूठे आरोप लगाना, इसमें तो वो फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया सीधे काम नहीं आती। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रेस रिस्पॉन्स शरीर में एनर्जी और टेंशन तो पैदा करता है, लेकिन क्योंकि कोई फिजिकल खतरा नहीं है जिससे लड़ा या भागा जा सके, तो ये एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। ओह। और ये जमा हुई एनर्जी धीरे धीरे शरीर के एनर्जी रिजर्व्स को खत्म करती है और आखिरकार नतीजा होता है बर्नआउट। लंबे समय तक बना रहने वाला ये अनकंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और उससे होने वाला बर्नआउट सिर्फ मेंटल थकावट तक ही नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के फिजिकल हेल्थ पर भी गंभीर असर डाल सकता है, जैसे लगातार सर दर्द, डाइजेशन की प्रॉब्लम या इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। ये वाकई गंभीर बात है। ये जानना कि स्ट्रेस कैसे बर्नआउट और कंपैशन फटीग में बदल सकता है बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि इसके लक्षण दिखते कैसे हैं। कोई कैसे पहचाने कि वो बस थका हुआ है या फिर वो बर्नआउट या कंपैशन फटीग की तरफ बढ़ रहा है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? हाँ, ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में शायद पता न चले। स्रोत कई अलग अलग एरियाज में दिखने वाले बदलावों का जिक्र करते हैं, जिन्हें वार्निंग साइंस की तरह देखना चाहिए। जैसे कि जैसे बिहेवियर और वर्क परफॉर्मेंस में बदलाव, काम करने के तरीके में फर्क आना। हो सकता है व्यक्ति पहले से कम एफिशिएंट हो जाए, छोटी छोटी गलतियां ज्यादा करे, काम को टालने लगे या मीटिंग्स वगैरह में देर से पहुंचे। फिजिकल शिकायतें, लगातार थकान महसूस होना जो आराम करने के बाद भी ना जाए, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाना, मसल्स में टेंशन या दर्द महसूस होना, खासकर गर्दन और कंधों में, पेट की प्रॉब्लम जैसे अपच, एसिडिटी और बार बार बीमार पड़ना क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। ये तो काफी फिजिकल लक्षण है। हाँ, फिर है सोशल बिहेवियर में बदलाव, लोगों से कटना शुरू कर देना, अकेले रहना पसंद करना। इसमें कलीग से दूरी बनाना, दोस्तों से कम मिलना और यहाँ तक कि फैमिली मेंबर से भी इमोशनली अलग हो जाना शामिल हो सकता है। अच्छा। इमोशनल स्थिति में बदलाव, सबसे बड़ा लक्षण है इमोशनल एग्जॉस्शन, बिल्कुल थक जाना। हाँ। ऐसा महसूस होना कि अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सेल्फ एस्टीम में कमी आना, खुद को फेलियर महसूस करना, डिप्रेशन के लक्षण दिखना, उदासी, रोना, गहरी निराशा की भावना और काम के प्रति जो शुरुआती कमिटमेंट और पर्पस था उसमें भारी कमी आ जाना। ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, और भी है कॉग्निटिव एबिलिटीज पर असर, नई चीजें जानने या सीखने की इच्छा कम हो जाना, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाना, चीजों के प्रति एक नेगेटिव रवैया अपना लेना, हर बात में कमी निकालना, फोकस करने में मुश्किल होना, स्पिरिचुअल आउटलुक में बदलाव। अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल या धार्मिक है तो उसके विश्वासों में कमी आ सकती है, जीवन के मतलब पर सवाल उठने लगना।
इसके साथ अक्सर एक तरह का सिनिसिज्म या व्यंग्यात्मक रवैया भी आ सकता है, दुनिया और लोगों के प्रति कड़वाहट। ये लक्षणों की लिस्ट तो काफी डिटेल्ड और गंभीर है। ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ आज मूड खराब है या एक बुरा दिन था वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो व्यक्ति के जीवन के लगभग हर पहलू को, उसके शरीर, मन, रिश्ते, काम और दुनिया को देखने के नजरिए तक को प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें तो मेन बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि सोशल वर्कर्स और इसी तरह के दूसरे हेल्पिंग प्रोफेशनल्स को काम और पर्सनल लाइफ दोनों तरफ से काफी ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ज्यादा काम का स्ट्रेस नहीं है, बल्कि काम की जो इमोशनल डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। हाँ, और निजी जीवन की चुनौतियां मिलकर इसे और मुश्किल बना देती हैं। सही। हमने ये भी समझा कि क्लाइंट के कुछ खास व्यवहार जैसे अग्रेशन या उनकी हालत में सुधार न दिखना, खासकर नए प्रोफेशनल्स जैसे इंटर्न्स के लिए, ये विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। और हमने बर्नआउट और कंपैशन फैटिग को डिफाइन किया। ये सिर्फ थकान नहीं है, नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा काम, फेलियर की भावना और सबसे जरूरी दूसरों के दुख और ट्रॉमा के लगातार संपर्क में रहने के गहरे परिणाम है। हाँ, और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो इन स्रोतों से निकलती है वो ये है कि सोशल वर्क में एम्पैथी, जो इस काम की जरूरत और ताकत है, वही बिना सही देखभाल और मैनेजमेंट के वर्कर के लिए सबसे बड़ा बोझ और शांति का कारण बन सकती है। ये पैराडॉक्सी इस प्रॉब्लम के सेंटर में है। हमने ये भी देखा कि वर्कप्लेस पर रोल से जुड़ा स्ट्रेस, जैसे काम क्लियर ना होना, विरोधी मांगे या जरूरत से ज्यादा बोझ और अनकंट्रोल्ड साइकोलॉजिकल प्रेशर, कैसे व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर डालते हैं। और आखिर में इन स्थितियों के लक्षणों को पहचानना कितना जरूरी है। हाँ, ये लक्षण बिहेवियर, फिजिकल हेल्थ, सोशल इंटरैक्शन, इमोशनल स्टेट, सोचने समझने की क्षमता और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल आउटलुक में भी दिख सकते हैं। इन्हें इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, और ये स्रोत हमें उस पर सोचने पर मजबूर करते हैं, भले ही वो सीधे सीधे समाधान ना देते हों। वो सवाल यही है कि जब हम जानते हैं कि सोशल वर्क जैसे हेल्पिंग प्रोफेशंस में ये दबाव और जोखिम हैं ही, ये इस काम का हिस्सा हैं, तो फिर व्यक्ति के लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के लेवल पर इनकी रोकथाम और मैनेजमेंट के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सही। क्योंकि समस्या की गंभीरता को देखते हुए ये जिम्मेदारी सिर्फ उस प्रोफेशनल की नहीं हो सकती जो इसे झेल रहा है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की भी है जिसमें वो काम कर रहा है। वास्तव में ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन सभी को गहराई से सोचना चाहिए जो इन चैलेंजिंग लेकिन समाज के लिए इतने जरूरी फील्ड्स में काम करते हैं या इन फील्ड्स को मैनेज करते हैं। हम उन लोगों की देखभाल कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं जो दूसरों की देखभाल के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। बिल्कुल। आज की इस बहुत जरूरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। व्यावसायिक तनाव, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, जी। ये शायद हम सबकी जिंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गया है। और इसका असर सिर्फ हमारे काम तक ही नहीं रहता, पूरी जिंदगी पर फैलता है। सही कहा। हमारे पास एक स्रोत है, व्यावसायिक तनाव, प्रभाव और समाधान। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि ये जो काम का स्ट्रेस है, ये असल में हमें कैसे कैसे तंग करता है। हाँ। क्या ये सिर्फ थकान है या कुछ ज्यादा गहरा है? हाँ। और सबसे जरूरी कि भाई इससे निपटे कैसे, कोई रास्ता है? ये जानकारी वैसे तो सबके लिए काम की है, लेकिन शायद उनके लिए और भी ज्यादा जो दूसरों की मदद करने वाले प्रोफेशन में हैं, जैसे सोशल वर्कर। हाँ, जहाँ भावनात्मक बोझ ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो आजकल कौन बचा है इससे? हर कोई महसूस करता है। सही बात है। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को जरा। हाँ, तो शुरुआत यहीं से करते हैं जी। कि स्रोत साफ कहता है ये तनाव आता कहाँ से है। अच्छा। ये सिर्फ ऑफिस का काम, डेडलाइन या बॉस की बातें नहीं है, वो तो है ही। लेकिन हमारी अपनी निजी जिंदगी की दिक्कतें, पैसे की चिंता, रिश्तों की परेशानियां, ये सब मिलकर इस बोझ को और बढ़ा देते हैं। हाँ, ये तो है, सब जुड़ जाता है। और होता क्या है अक्सर कि हम इसे टालते रहते हैं। हाँ, अनदेखा करते हैं। बिल्कुल, जब तक कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। सोचते हैं चल रहा है, चलने दो, कोई फौरन एक्शन नहीं लेते। ये अनदेखा करने वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा स्रोत बता रहा है, ये तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं रहता। जी नहीं, इसके बाकायदा असर दिखते हैं, फिजिकल, मेंटल। हाँ, ग्रीनबर्ग की एक स्टडी का जिक्र है स्रोत में। जी। वो बताते हैं कि लंबे समय का तनाव
4 मेन एरियाज पर असर डालता है। 4 एरिया कौन कौन से? पहला, हमारा काम करने का तरीका, मतलब कार्य निष्पादन। अच्छा। दूसरा, हमारे आपसी रिश्ते, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तीसरा, हमारा हौसला, हमारा मनोबल। और चौथा, हमारा रोज का बर्ताव, व्यवहार। बाप रे, 4 अलग-अलग मोर्चों पर हमला। ये तो बहुत फैला हुआ असर है। जी। काम बिगड़ना, ये तो शायद सबसे पहले नोटिस होता होगा। जैसे स्रोत कह रहा है, काम की क्वालिटी गिरना। हाँ, कम काम कर पाना, गलतियां ज्यादा होना और फैसले लेने में दिक्कत आना। बिल्कुल, ये सीधा सीधा परफॉर्मेंस पर असर है। और दूसरा, आपने कहा रिश्ते। हाँ, वो कैसे? देखिए, तनाव में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक। धीरज कम हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो सहकर्मियों से, क्लाइंट से या जिनकी मदद कर रहे हैं, उनसे भी एक दूरी सी बनने लगती है। बातचीत कम हो जाती है, या होती भी है तो रूखी सूखी। हाँ। एक तरह का अलगाव सा। समझ गया। और तीसरा था मनोबल। हाँ, हौसला। जब लगातार प्रेशर रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जिस काम में पहले मजा आता था, वो बोझ लगने लगता है। हाँ। एक उदासीनता सी आ जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और चौथा, व्यवहार। जी, व्यवहार। स्रोत कुछ लक्षण बताता है जो बड़े आम हैं, पर हम जोड़ते नहीं तनाव से। जैसे अन्यमनस्कता, मतलब ध्यान कहीं और रहना, फोकस ना कर पाना। थकावट, जिसे स्रोत परिश्रांत कह रहा है, ये वो वाली थकान है जो सोकर उठने के बाद भी नहीं जाती। अच्छा। हाँ, ये महसूस किया है कभी कभी। चिड़चिड़ापन तो है ही। और हाँ, काम टालने की आदत, आलस दिखाना, ये भी हो सकता है। ये सब लक्षण, काम में कमी, रिश्तों में तनाव, हौसला पस्त और बर्ताव में बदलाव, क्या ये सब एकदम से होता है या धीरे धीरे? यही सबसे अहम बात है जो स्रोत बता रहा है। क्या? कि ये अक्सर बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो पॉइजन जैसा। इतना धीरे कि हमें खुद पता नहीं चलता। हम सोचते हैं शायद काम ज्यादा है या नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, नॉर्मलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल, इसे न्यू नॉर्मल समझ लेते हैं। और क्योंकि ये बदलाव इतना धीमा होता है, इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब तक कि पारी सिर से ऊपर न चला जाए। बिल्कुल। मतलब जब तक समझ आता है तब तक शायद काफी नुकसान हो चुका होता है। हाँ, और ये असर सिर्फ हमारे मन, हमारे काम या रिश्तों तक ही नहीं है ना? आपने फिजिकल असर की भी बात की थी। हाँ, बिल्कुल। मानसिक और भावनात्मक बोझ अक्सर शरीर पर भी दिखता है। कैसे? स्रोत कहता है, मांसपेशियों में तनाव, खासकर कंधे और गर्दन में। आजकल तो ये बहुत कॉमन है। हाँ, बिल्कुल। नेक पेन, शोल्डर पेन। लगातार सिर दर्द रहना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। स्रोत में एक और बात थी स्टूडेंट्स के बारे में। हाँ, वो भी दिलचस्प है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस से उन्हें पेट में तेज दर्द की शिकायतें भी होती हैं। जी, ये सुनने में अजीब लगे, पर हमारा शरीर और मन जुड़े हुए हैं। ये जो फिजिकल लक्षण है, दर्द, तनाव, ये असल में शरीर की तरफ से सिग्नल है, वार्निंग साइन। कि बस अब हद हो रही है। बिल्कुल। कि अब तनाव झेलने की कैपेसिटी कम हो रही है। और अगर इन्हें अनदेखा किया, तो अगला स्टेशन क्या है? क्या? परिश्रांति, यानी बर्नआउट। बर्नआउट, हाँ, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, हम इन शुरुआती फिजिकल चेतावनियों को कितना सीरियसली लेते हैं? ज्यादातर नहीं, एक पेनकिलर खा ली या थोड़ा बाम लगा लिया। बिल्कुल। और आगे बढ़ गए। तो ये परिश्रांति या बर्नआउट, और आपने एक और शब्द कहा था, अनुकंपा श्रांति। हाँ, कंपैशन फटीग, ये खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स में होता है जो दूसरों के दुख दर्द से रोजाना डील करते हैं। अच्छा। मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते दिखाते खुद भावनात्मक रूप से इतने थक जाना कि अब और सहानुभूति महसूस ही ना हो। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति लगती है। तो जब लोग बर्नआउट या कंपैशन फटीग महसूस करते हैं, तो जाहिर है वो राहत ढूंढते हैं। कोशिश तो करते ही होंगे। हाँ, करते हैं। लेकिन स्रोत बताता है कि राहत ढूंढने के तरीके हमेशा सही नहीं होते। मतलब? एक आम रिएक्शन होता है डिटैचमेंट, विलगाव। डिटैचमेंट किससे? जिन लोगों की वो मदद कर रहे हैं उनसे, या अपने काम से ही। भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, या कभी कभी तो शारीरिक रूप से भी दूरी बना लेना। अच्छा, ये तो बचाव का तरीका लग रहा है, शायद जरूरी भी हो। पहली नजर में लगता है कि चलो थोड़ा दूर होने से प्रेशर कम होगा। हाँ। लेकिन स्रोत कहता है कि लंबे समय में ये नुकसानदेह है, दोनों के लिए, प्रोफेशनल के लिए भी और जिनकी वो मदद कर रहा है उनके लिए भी। नुकसानदेह कैसे? थोड़ी प्रोफेशनल दूरी तो रखनी ही पड़ती है ना, खासकर ऐसे मुश्किल कामों में। आपका सवाल बिल्कुल सही है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज रखना जरूरी है। हाँ।
लेकिन ये जो डिटैचमेंट है ना, ये अक्सर उन बाउंड्रीज से आगे बढ़कर भावनात्मक सुन्नपन या उदासीनता बन जाता है। अच्छा। ये थकान और निराशा से पैदा होता है, सोच समझकर बनाई दूरी से नहीं। और नुकसान इसलिए है क्योंकि इससे उस प्रोफेशनल के मन में निराशा और बढ़ती है। उसे लगता है मैं अब पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा, मुझसे हो नहीं रहा। हाँ, अपनी ही नजरों में वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। कैसा दुष्चक्र? थकान हुई, उससे बचने के लिए डिटैच हुए, डिटैच होने से काम पर असर पड़ा, प्रभावशीलता कम लगी, इससे और ज्यादा निराशा हुई और ज्यादा थकान हुई। ओहो, ये तो फंसने वाली बात हो गई। हाँ, व्यक्ति इसी में घूमता रह जाता है। ये तो काफी अंधेरी तस्वीर लग रही है। क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता भी है, या बस ऐसे ही चलता रहता है? नहीं, रास्ता है। और यहीं पर स्रोत एक उम्मीद की बात करता है। अच्छा, क्या? स्रोत रेडली और फिगली के एक मॉडल का जिक्र करता है। रेड्डी और फिगली? हाँ, उनका मॉडल सिर्फ तनाव कम करने पर फोकस नहीं करता। तो फिर किस पर? वो फोकस करता है तनाव को बैलेंस करने पर और उससे भी आगे बढ़कर अनुकंपा संतुष्टि पाने पर। अनुकंपा संतुष्टि, कंपैशन सैटिस्फैक्शन। ये क्या चीज है? ये उस अनुकंपा श्रांति यानी कंपैशन फटीग का ठीक उल्टा है। अच्छा। ये वो गहरा संतोष है, वो अच्छी वाली फीलिंग है जो दूसरों की मदद करने के काम से मिलती है। वाह, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। तो ये मॉडल क्या कहता है, कैसे पाएंगे संतुष्टि? देखिए, मॉडल कहता है कि सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने से बात नहीं बनेगी, हमें एक्टिवली पॉजिटिव चीजों को बढ़ाना होगा। ठीक है। और इसके लिए 3 मेन चीजों पर काम करने को कहा गया है। 3 चीजें कौन सी? पहला है अफेक्ट या मनोवृत्ति। मनोवृत्ति मतलब नजरिया। हाँ, मतलब जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ बातचीत में अपने एटीट्यूड में एक पॉजिटिविटी बनाए रखने की कोशिश करना। मुश्किल हालात में भी ये उम्मीद रखना कि हाँ, कुछ बेहतर हो सकता है, सुधार हो सकता है। ये याद रखना कि हमारे काम का असर हो रहा है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये सुनने में तो अच्छा है, पर मुश्किल सिचुएशन में पॉजिटिव रहना कठिन होता होगा। कठिन है, बिल्कुल कठिन है। इसीलिए दूसरा फैक्टर बहुत जरूरी है। वो क्या है? दूसरा है संसाधन। संसाधन? हाँ, मतलब अकेले नहीं जूझना है, मदद लेनी है। हमारे आसपास जो भी सपोर्ट सिस्टम है, हमारे सहकर्मी, सुपरवाइजर, दोस्त, परिवार, उन तक पहुंचना, उनसे बात करना। हाँ, सपोर्ट लेना। जी, अपने अनुभव शेयर करना, सलाह लेना या बस बात करके मन हल्का करना। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा सहारा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नजरिया और दूसरों का सहारा। तीसरा क्या है? तीसरा और शायद जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, स्वयं की देखभाल। सेल्फ केयर। हाँ, ये भी आजकल बहुत सुनने में आता है। जी, इसका मतलब है जानबूझकर इंटेंशनली उन एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना जिनसे हमें सच में खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, ताजगी मिलती है। जैसे? कुछ भी हो सकता है, कोई हॉबी, एक्सरसाइज, नेचर में घूमना, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना या बस अपने लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताना। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये जरूरी है। खुद को रिचार्ज करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये 3 चीजें, पॉजिटिव एटीट्यूड, सपोर्ट नेटवर्क और सेल्फ केयर, ये मिलकर काम करती हैं। हाँ, स्रोत यही कहता है, ये तीनों मिलकर न सिर्फ कंपैशन फटीग और बर्नआउट को कम करती हैं, बल्कि उस पॉजिटिव फीलिंग को, उस अनुकंपा संतुष्टि को बढ़ाती हैं। अच्छा, तो मकसद सिर्फ तनाव से बचना नहीं है, बल्कि अपने काम में फिर से गहरा मतलब और संतोष ढूंढना है। ये बढ़िया नजरिया है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ कुछ अच्छा भी बनाना है। बिल्कुल, जैसे सिर्फ खरपतवार हटाने पर ध्यान न दें, बल्कि फूलों को पानी भी दें। वाह, क्या बात कही। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यही है कि काम का तनाव, ये व्यावसायिक तनाव, कोई हल्की बात नहीं है। हाँ, ये तो साफ है। ये हमारे काम पर, रिश्तों पर, सेहत पर, हौसले पर, सब पर असर डालता है और अक्सर धीरे धीरे पता भी नहीं चलता। लेकिन हम बेबस नहीं हैं। हाँ, ये जरूरी बात है। इससे निपटने के, इसे बैलेंस करने के तरीके हैं। जैसे रेडी और फिगली का मॉडल बताता है, अपना नजरिया ठीक रखना, मदद मांगना और अपना ख्याल रखना। ये 3 मंत्र। जी,
ये कदम हमें न सिर्फ तनाव से बाहर निकाल सकते हैं बल्कि काम में वो खुशी और वो मकसद वापस दिला सकते हैं जो शायद कहीं खो गया था। ये सुनकर काफी उम्मीद बंधती है कि समाधान हमारे अपने हाथ में भी है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार है जो स्रोत में सीधे तौर पर तो नहीं पर इशारा करता है अच्छा, वो क्या है? कि इन सब समाधानों के साथ साथ क्या एक और चीज मदद कर सकती है? क्या? वो है अपने काम के गहरे अर्थ को खोजना, मीनिंग। काम का अर्थ मतलब क्यों कर रहे हैं हम ये काम? हाँ, तनाव और चुनौतियों के बीच भी ये सोचना कि हमारे काम का बड़ा मकसद क्या है, इसका क्या असर हो रहा है, क्या ये समझ हमें अंदर से और मजबूत बना सकती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, ये मुश्किलों के बीच भी पर्पस ढूंढकर रिजिलियंट बनने की बात है, लचीलापन। हाँ, कि बाहरी हालात मुश्किल हों तब भी अंदर एक मजबूती रहे। बिल्कुल। तो शायद इस पर और सोचने की जरूरत है कि काम का अर्थ समझना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मुश्किलों से लड़ने की ताकत को कैसे बढ़ा सकता है। सामाजिक बहुत ही कार्य विचार यानी करने लायक सोशल बात वर्क है। के विद्यार्थी जब अपनी इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल काम पर जाते हैं तो उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है और साथ ही उन्हें अपनी व्यावसायिक सीमाएं, प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखनी होती हैं। इसमें सुपरविजन का यानी पर्यवेक्षण का क्या रोल है, यही समझेंगे। हमारे पास कुछ अकादमिक लेखों के अंश हैं जिनका शीर्षक है पर्यवेक्षण से तनाव प्रबंधन और व्यावसायिक सीमाएं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी किन मुश्किलों से गुजरते हैं और एक अच्छा सुपरविजन कैसे उनकी मदद कर सकता है या फिर कभी-कभी कैसे मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि देखिए, सामाजिक कार्य का जो क्षेत्र है वो स्वभाव से ही काफी भावनात्मक रूप से इंटेंस होता है, थका देने वाला भी हो सकता है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी नए नए आए हैं, जो भी फील्ड को समझ ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक अच्छा असरदार सुपरविजन न सिर्फ उनके प्रोफेशनल विकास के लिए बल्कि उनके, आप समझ लीजिए, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, हमारे स्रोत ये बताते हैं कि कुछ खास तरह की व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिनके कारण कुछ विद्यार्थी तनाव और जिसे हम बर्नआउट कहते हैं, मतलब पूरी तरह भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक जाना, उसके प्रति ज्यादा वल्नरेबल, ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। इसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे पहली बात, अपने निजी जीवन और अपने काम के बीच वो साफ लाइन ना खींचना, सीमाएं धुंधली हो जाना। हाँ। दूसरी, बहुत ज्यादा सहानुभूति होना, एम्पैथी, दूसरों के दुख दर्द को बहुत ज्यादा महसूस करना। तीसरी, काम को लेकर एक असाधारण स्तर का कमिटमेंट, मतलब सबको झोंक देना। हाँ, अच्छा से ज्यादा। और चौथी, जिसे स्रोत भंगुर आत्मविश्वास कह रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस जो नाजुक हो, आसानी से टूट जाए। सही। ये तो हुई पर्सनैलिटी की बात, पर इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है, अपर्याप्त ट्रेनिंग। जब विद्यार्थी बिल्कुल नए माहौल में जाते हैं, प्रोफेशनल सेटिंग में, तो कई बार उन्हें लगता है कि वो तैयार नहीं है, उनमें कोई कमी है, इनसिक्योर महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर फेल होने का डर, अपरिचित स्थितियों का डर, ये सब उन्हें घेर लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये विशेषताएं जो आपने गिराई, जैसे गहरी सहानुभूति या बहुत ज्यादा कमिटमेंट, ये पहली नजर में तो अच्छी लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही चीजें विद्यार्थियों को कमजोर बना देती हैं। कैसे? देखिए, सामाजिक कार्य का तो मूल ही भावनात्मक जुड़ाव है। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुन रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी सीमाएं ही साफ नहीं है या आप जरूरत से ज्यादा एम्पैथी महसूस करते हैं, तो होता यह है कि विद्यार्थी अनजाने में दूसरों का बोझ खुद उठा लेते हैं। अच्छा। नहीं है, बल्कि ये उसी अनुभव का, उसी प्रैक्टिकल वर्क का एक हिस्सा है। बात सिर्फ ये नहीं कि काम कैसे करना है, बल्कि ये भी है कि इस काम को करते हुए अपना ख्याल कैसे रखना है। सही बात है। और जो आपने ट्रेनिंग की कमी की बात कही, वो इस स्थिति को और बिगाड़ देती है। जाहिर है, जब पता ही ना हो कि मुश्किल हालात से कैसे निपटना है, तो इनसिक्योर महसूस करना तो स्वाभाविक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक इस तनाव से निपटने में विद्यार्थियों की मदद कैसे करते हैं, उनकी भूमिका क्या है? स्रोत के मुताबिक जब इंटर्नशिप शुरू होती है, ओरिएंटेशन के दौरान सुपरवाइजर की एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। उन्हें ये आकलन करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि विद्यार्थी सीखने के किस लेवल पर हैं और वो अलग अलग तरह की समस्याओं की जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज है,
उन्हें समझने और उनसे निपटने के लिए कितना तैयार है। ये जरूरी है। क्या वो अभी सरल केस लेने को तैयार है या थोड़ी मुश्किल स्थिति संभाल सकता है। और इसके साथ ही ये आकलन करना भी उतना ही जरूरी है कि विद्यार्थी तनावपूर्ण स्थितियों से निपटता कैसे है, उसके कोपिंग स्किल्स कैसे हैं। हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म। ये सिर्फ काम की जगह पे ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी वो तनाव से कैसे डील करता है, ये समझना भी जरूरी है। सही। क्योंकि अक्सर बाहर का तनाव काम पर असर डालता है और काम का तनाव घर की जिंदगी पर। और स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि जो सुपरवाइजरी रिश्ता है, सुपरवाइजर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है, उसमें इस बारे में खुली और ईमानदार बातचीत होनी चाहिए कि तनाव कम करने के लिए कौन सी तकनीकें विद्यार्थी के लिए काम करती हैं और कौन सी नहीं। बिल्कुल सीधी बात। हो सकता है किसी के लिए टहलना काम करे, किसी के लिए दोस्तों से बात करना। सुपरवाइजर की भूमिका सिर्फ काम देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थी को तनाव से निपटने के नए और ज्यादा असरदार तरीके सीखने में एक्टिवली मदद करना भी है। हाँ, गाइड करना। इसमें शायद सुझाव देना शामिल हो सकता है कि दबाव से कैसे निपटें, या शायद रोल प्लेइंग के जरिए मुश्किल बातचीत की प्रैक्टिस करना, या उन्हें ये समझने में मदद करना कि उनके तनाव का असली कारण क्या है। और ये सब असरदार हो पाए, इसके लिए वो जो भरोसे का रिश्ता है, उसकी नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए। स्रोत एक पॉजिटिव, भरोसे वाले रिश्ते पर बहुत ज्यादा जोर देता है। एक ऐसा सेफ स्पेस, एक सुरक्षित माहौल जहां विद्यार्थी बिना किसी झिझक या डर के, खासकर इस डर के कि कोई नेगेटिव फीडबैक मिलेगा या कोई बदला लिया जाएगा, अपने मन की उलझनें, अपनी कमजोरियां या जो नाकाफी होने की भावनाएं हैं, उन पर खुलकर बात कर सकें। जैसे मान लीजिए उन्हें किसी क्लाइंट की मुश्किल समस्याओं से निपटने में डर लग रहा है या वो खुद को उस काम के लायक नहीं समझ रहे हैं, तो वो ये बात अपने सुपरवाइजर से कह पाएं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जो विश्वास का माहौल है ना, यही विद्यार्थियों को ताकत देता है चुनौतियों का सामना करने की और एक प्रोफेशनल के तौर पर विकसित होने की। सही। जब विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वो अपनी कमजोरियों और अपने संघर्षों को सामने रखने का जोखिम उठाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, तब सुपरवाइजर उनकी मदद कर सकते हैं। वो इन मुश्किल भावनाओं को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि भाई ऐसा महसूस करना ठीक है, बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं। अच्छा। वो उन्हें स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकते हैं, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं, और फिर उनसे असरदार ढंग से निपटने के प्रैक्टिकल तरीके सुझा सकते हैं। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ समस्या का हल निकालना नहीं है, ये भावनात्मक सहारा देना है, ये मार्गदर्शन करना है। इस भरोसे के बिना विद्यार्थी शायद अपनी मुश्किलें छुपा लेगा, दबा लेगा, और फिर ना तो वो सीख पाएगा, न ही तनाव से निपट पाएगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छी चीजों में भी कुछ ना कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। ये जो सकारात्मक और भरोसे वाला सुपरवाइजरी रिश्ता है, ये भी तो अपनी चुनौतियां ला सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। खासकर तब जब दोहरे संबंध या डुअल रिलेशनशिप्स की स्थिति बन जाती है। मतलब जब सुपरवाइजर और विद्यार्थी के बीच की जो प्रोफेशनल लाइन है, वो धुंधली पड़ने लगती है। स्रोत बताता है कि ऐसा कब हो सकता है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपनी भूमिका को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, या अपनी निजी जिंदगी की समस्याओं से बहुत परेशान है, या फिर किसी खास क्लाइंट के साथ अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है या भावनात्मक रूप से जुड़ गया है। ऐसी सिचुएशन में सुपरवाइजर शायद अपने स्वभाव के कारण, जैसे बहुत ज्यादा मददगार होना या फिर विद्यार्थी की तकलीफ देखकर मदद करने की एक तीव्र इच्छा महसूस कर सकता है। स्वाभाविक है। और वो अपनी प्रोफेशनल सुपरविजन की भूमिका से आगे बढ़ सकता है। हो सकता है वो विद्यार्थी को एक तरह की अनौपचारिक सलाह या समझ लीजिए थेरेपी जैसी सेवाएं देने लगे। हाँ, या दोस्त की तरह बर्ताव करने लगे। पहली नजर में ये बहुत मददगार लग सकता है, लेकिन स्रोत यहाँ एक बड़ी चेतावनी देता है। बिल्कुल। स्रोत बहुत साफ कहता है कि ऐसी स्थितियों से हर हाल में बचना चाहिए, हर हाल में। क्यों? इसके पीछे ठोस नैतिक कारण है। पहला, इससे सुपरवाइजर की निष्पक्ष रूप से ऑब्जेक्टिवली निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। सोचिए, अगर सुपरवाइजर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहा है, उसके ग्रेड्स तय करने में उसकी भूमिका है, तो क्या वो पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएगा अगर वो साथ साथ उसका दोस्त या अनौपचारिक थेरेपिस्ट भी बना हुआ है? मुश्किल है। हाँ, वो भावनात्मक जुड़ाव निष्पक्षता को धुंधला कर सकता है। दूसरा कारण, और ये बहुत गंभीर है, विद्यार्थी के शोषण का खतरा बढ़ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन का। देखिए, सुपरवाइजर हमेशा एक पावर की पोजीशन में होता है।
सही बात है। विद्यार्थी अपने ग्रेड्स के लिए, अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए और अपने भविष्य के करियर के लिए उन पर निर्भर होते हैं। जब प्रोफेशनल सीमाएं टूटती हैं तो इस पावर के गलत इस्तेमाल की आशंका पैदा हो जाती है, चाहे यह जानबूझकर हो या अनजाने में। ये व्यक्तिगत जानकारी का फायदा उठाना हो सकता है या विद्यार्थी पर अनुचित उम्मीदों का बोझ डालना। ये एक बुनियादी नैतिक सवाल खड़ा करता है, जिम्मेदारी का। स्रोत बताता है कि जो समस्याग्रस्त दोहरे संबंध हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे गहरे व्यक्तिगत या दोस्ती वाले रिश्ते बन जाना, या चिकित्सीय थेराप्यूटिक जैसे संबंध विकसित हो जाना, या फिर सोशल सर्कल में बहुत ज्यादा घुल मिल जाना। इन सभी से बचना प्रोफेशनल एथिक्स की मांग है। हाँ, और ये बात भी बहुत जरूरी है जो स्रोत कहता है कि इंटर्नशिप पर जाने वाले विद्यार्थियों को शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत में ही, व्यावसायिक व्यवस्था में सीमाओं के मुद्दों के बारे में साफ साफ बताया जाना चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल रिश्ते की हदें क्या हैं, और साथ ही उन्हें ये भी साफ साफ पता होना चाहिए कि अगर भगवान ना करें उन्हें यौन उत्पीड़न जैसी कोई अस्वीकार्य घटना का सामना करना पड़ता है तो उसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या है। इसके पास जा सकते हैं अपनी शिकायत लेकर। हाँ, ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि उन्हें एक तरह से सशक्त भी बनाती है। हालांकि जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट तो होती नहीं है। स्रोत इस बात को भी मानता है कि जब लोग साथ काम करते हैं तो जाहिर है वो अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे को जानते समझते हैं। फॉर्मल बातचीत के अलावा अनौपचारिक मेलजोल से भी एक तरह की नजदीकी, एक तालमेल विकसित हो सकता है। स्वाभाविक है। ये भी मुमकिन है कि कोई सुपरवाइजर किसी खास विद्यार्थी के साथ शायद उनकी रुचियां मिलती हों या पर्सनालिटी मैच करती हों तो दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा सहज या कनेक्टेड महसूस करे। ये तो मानवीय है। यहीं पर बारीकी और समझदारी की जरूरत पड़ती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें दो तरह की स्थितियों में फर्क करना सीखना होगा। एक तरफ वो दोहरे संबंध हैं जो साफ तौर पर हानिकारक हैं, जिनमें पावर का गलत इस्तेमाल होता है, विद्यार्थी का शोषण होता है या उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक मैच्योर होते हुए प्रोफेशनल रिश्ते के वो सकारात्मक पहलू हैं जो स्वाभाविक रूप से पनप सकते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये मानता है कि इनमें से कुछ करीबी लेकिन प्रोफेशनल रिश्ते वास्तव में बहुत संतोषजनक और फायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो मुश्किल समय में जब तनाव बहुत ज्यादा हो, विद्यार्थी और सुपरवाइजर दोनों के लिए एक मजबूत सहारे का काम कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा सुपरवाइजर जो विद्यार्थी की सिर्फ पेशेवर तौर पर ही नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी परवाह करता है। वो सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर हो सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन कुंजी क्या है, चाबी क्या है? सीमाएं। बिल्कुल, सीमाएं। रिश्ता कितना भी सपोर्टिव क्यों ना हो, वो हमेशा स्वस्थ, स्पष्ट और पेशेवर बना रहना चाहिए। सुपरवाइजर की जो मूल भूमिका है, गाइड करना, मूल्यांकन करना, प्रोफेशनल विकास में मदद करना, वो हमेशा सेंटर में रहनी चाहिए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है, ये जानना कि कब नजदीकी मददगार है और कब वो सीमा लांघ रही है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? ऐसा लगता है कि सामाजिक कार्य में सुपरविजन सिर्फ टेक्निकल स्किल सिखाने या काम की निगरानी करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा है। ये विद्यार्थियों में भावनात्मक मजबूती, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो बनाने में मदद करने के बारे में है। उन्हें तनाव से निपटने के कौशल सिखाने के बारे में है और सबसे महत्वपूर्ण, स्वस्थ व्यावसायिक सीमाओं को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में मार्गदर्शन करने के बारे में भी है। हाँ। जैसा कि आपने कहा, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है, खासकर जब हम इंसानी रिश्तों की जटिलताओं और उनके स्वभाव के बारे में सोचते हैं। तो आज हमने जो मुख्य बातें समझी, पहली कि कुछ खास व्यक्तिगत विशेषताएं और ट्रेनिंग की कमी विद्यार्थियों में तनाव बढ़ा सकती हैं। दूसरी, तनाव से निपटने के तरीके सिखाना सुपरविजन का एक जरूरी हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा। तीसरी, इसके लिए एक भरोसेमंद सुपरवाइजरी रिश्ता बहुत जरूरी है, नींव है वो। चौथी, नैतिक जोखिमों के कारण दोहरे संबंधों, खासकर चिकित्सीय या गहरे व्यक्तिगत संबंधों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन पांचवी बात, हर करीबी पेशेवर बातचीत हानिकारक नहीं होते, बशर्ते सीमाएं स्पष्ट हों, स्वस्थ हों और पेशेवर हों। बिल्कुल सही। और ये स्रोत हमें सोचने के लिए एक अहम बिंदु भी देता है।
शायद हमारा ध्यान सिर्फ दोहरे संबंधों से बचने पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, शायद हमें सक्रिय रूप से ऐसे स्वस्थ व्यावसायिक संबंधों को विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिए जो सपोर्टिव हों, मददगार हों, लेकिन साथ ही स्पष्ट सीमाएं भी बनाए रखें। ये एक अलग नजरिया है। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सोचें तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हों या खुद सुपरवाइजरों के लिए, वो दोनों को इन जटिल मानवीय और पेशेवर गतिशीलताओं को शुरू से ही ज्यादा प्रभावी ढंग से समझने और संभालने के लिए बेहतर तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट देने के बारे में नहीं है, ये असल दुनिया की जो उलझनें हैं उनमें सही नैतिक निर्णय लेने के लिए जरूरी समझ और विवेक यानी विजडम विकसित करने के बारे में है। सर सामने आता है, पर इस पर खुलकर बात थोड़ी कम होती है। संघर्ष। जी। और विशेष रूप से हम बात करेंगे पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और उनके अंडर काम कर रहे छात्र सुपरवाइजी के बीच, उनके बीच जो मतभेद होते हैं और उन्हें सुलझाया कैसे जाए। हमारे पास पर्यवेक्षण में संघर्ष का समाधान नाम के दस्तावेज के कुछ खास अंश हैं और हमारा इरादा है कि इनसे वो अहम जानकारी निकालें जिनसे ये समझ आए कि भाई पर्यवेक्षण के रिश्ते में टकराव क्यों होता है, इसके कारण क्या है, अलग-अलग, और सबसे जरूरी इसे सुलझाने के सही तरीके क्या हैं, मतलब जिससे रिश्ता टूटे नहीं बल्कि शायद और मजबूत हो जाए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि संघर्ष अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, अक्सर हम यही सोचते हैं। हाँ, नाम सुनते ही लगता है कुछ नकारात्मक है, लेकिन असलियत यह है कि संघर्ष को आप संभालते कैसे हैं वही तय करता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या वहीं अटक जाएगा। सही। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहली और सबसे बुनियादी बात जो ये दस्तावेज कहता है वो ये है कि संघर्ष तो होगा ही। जी। ये अपरिहार्य है। कोई भी इंसानी रिश्ता हो, कितना भी अच्छा तालमेल क्यों ना हो, कभी ना कभी तो मतभेद आएंगे ही। आते ही हैं। ये सोचना कि कभी मनमुटाव होगा ही नहीं, ये शायद थोड़ा अवास्तविक है। बिल्कुल। और पर्यवेक्षक छात्र का रिश्ता भी इसमें कोई अलग नहीं है। दस्तावेज साफ कहता है कि भाई जब दो लोग साथ काम करते हैं, सीखते सिखाते हैं, तो समय के साथ विचारों में, उम्मीदों में या काम करने के तरीकों में अंतर आ ही जाता है। हाँ, स्वाभाविक है। हाँ, कभी कभी तो ये सीधे सीधे अलग अलग लक्ष्यों की वजह से होता है, मतलब दोनों कुछ अलग चाह रहे हैं। लेकिन अक्सर, जैसा ये विश्लेषण बताता है, शुरुआत किसी छोटी सी गलती से होती है। अच्छा। हाँ, या कोई गलतफहमी हो गई या अनजाने में कोई चूक हो गई। मतलब ये जरूरी नहीं कि कोई जानबूझकर समस्या खड़ी कर रहा हो, ये बस इंसानी मेलजोल का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि इस दस्तावेज के मुताबिक संघर्ष का नतीजा इस पर निर्भर करता है कि उसे संभाला कैसे गया। सही कहा, बिल्कुल। यही वो निर्णायक बिंदु है। क्या वो अनुभव रिश्ते को और गहरा करेगा, समझ बढ़ाएगा, या फिर कड़वाहट पैदा करके उसे रोक देगा? दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि खास तौर पर जो सामान्य रोजमर्रा के मानकीय संघर्ष होते हैं ना, मानकीय मतलब वो मतभेद जो साथ काम करने वाले किसी भी दो लोगों के बीच हो सकते हैं। सामान्य सी बातें हैं, अगर उन्हें ठीक से, सम्मान से और मिलकर सहयोगात्मक ढंग से हल किया जाए, हाँ, तो वो असल में रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक दूसरे की सीमाओं को, जरूरतों को, नजरिए को बेहतर समझने का मौका बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संघर्ष से भागने या उसे दबाने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। एक मौका बातचीत का, गलतफहमियां दूर करने का और शायद रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने का। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। अब अगर हम संघर्ष के कारणों पर आएं, तो दस्तावेज कई अलग अलग कारण बताता है। पहला तो यही जिसे मानकीय संघर्ष कहा। हाँ, जो अभी बात हुई। हाँ, जो अभी हमने बात की। ये किसी भी रिश्ते में होने वाली सामान्य बातें हैं। मतलब ऐसे पल आएंगे जब दोनों एक दूसरे से नाराज हों, निराश हों या शायद किसी व्यवहार से हैरान रह जाएं। ये स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन इसके आगे बात और गहरी होती है। दस्तावेज एक और बहुत आम कारण बताता है जो पर्यवेक्षण के लिहाज से खास है। जी। और वो है छात्र का विकासात्मक स्तर, डेवलपमेंटल लेवल। खास तौर पर अधिक प्रगतिशील शुरुआत यानी एडवांस्ड बिगिनिंग वाले चरण का जिक्र है। ये क्या है चरण, और इसमें संघर्ष क्यों बढ़ जाता है? हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यवेक्षकों के लिए इसे समझना खास तौर पर जरूरी है।
अधिक प्रगतिशील शुरुआत वाला चरण, ये वो दौर है जब छात्र ने बुनियादी ज्ञान और कौशल तो सीख लिए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से आत्मविश्वास और स्वायत्तता के साथ काम करने में सक्षम नहीं हुआ है। दस्तावेज इसकी तुलना किशोरावस्था से करता है। अच्छा। हाँ, जैसे किशोरों में होता है ना, आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच लगातार झूलना, वैसी स्थिति। इस लेवल पर छात्र के पास शायद किताबी ज्ञान बहुत हो, थ्योरी पता हो, जानकारी खूब हो, लेकिन उस सारी जानकारी को असल दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों में कैसे लगाना है, कैसे अपने पेशेवर व्यवहार का हिस्सा बनाना है, इसका जो व्यावहारिक अनुभव है या समझ है वो भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती। अच्छा। वो जानते तो बहुत कुछ हैं, पर उसे इस्तेमाल कैसे करें, इसमें उलझन हो सकती है। अच्छा, तो एक तरह का गैप है ज्ञान और उसके इस्तेमाल के बीच। और ये संघर्ष का कारण कैसे बनता है फिर? ये इसलिए बन सकता है क्योंकि छात्र शायद अपनी काबिलियत को लेकर या तो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखें, या फिर ठीक इसका उल्टा, बहुत ज्यादा चिंतित और अनिश्चित महसूस करें। हो सकता है वो पर्यवेक्षक के निर्देशों पर सवाल उठाए, या फिर हर छोटे कदम के लिए जरूरत से ज्यादा आश्वासन चाहे। अब अगर पर्यवेक्षक इस विकासात्मक चरण की, इस डायनामिक को नहीं समझता, तो वो छात्र के व्यवहार को शायद प्रतिरोध समझे, या अक्षमता, या लापरवाही। दस्तावेज ये साफ करता है कि ये स्थिति अपने आप में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर पर्यवेक्षक इसे एक सामान्य विकासात्मक पड़ाव की तरह पहचान ले और धैर्य और समझ से छात्र को गाइड करे। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब इसे गलत समझा जाता है। ये वाकई एक बहुत अहम बात है कि पर्यवेक्षक की समझ और उसकी प्रतिक्रिया कितनी मायने रखती है यहाँ। तो ये तो हुआ विकासात्मक पहलू, लेकिन दस्तावेज कुछ और कारणों का भी जिक्र करता है जो शायद ज्यादा जटिल है ना? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज कुछ ऐसी स्थितियों की ओर इशारा करता है जिनका हल खोजना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक है स्थानांतरण यानी ट्रांसफरेंस का मुद्दा। ट्रांसफरेंस? हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है जहां छात्र या पर्यवेक्षक अनजाने में अपने अतीत के किसी जरूरी रिश्ते, जैसे माता-पिता, टीचर या कोई और अथॉरिटी फिगर, अच्छा, उस रिश्ते की भावनाओं को, उम्मीदों को या व्यवहार के पैटर्न को मौजूदा पर्यवेक्षी संबंध पर थोपने लगता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण, मतलब ये असल में कैसा दिखता है? जैसे मान लीजिए कोई छात्र है जिसने पहले किसी अधिकारी व्यक्ति से बहुत आलोचना सुनी है, तो हो सकता है वो अपने पर्यवेक्षक की रचनात्मक प्रतिक्रिया को भी निजी हमला समझे, भले ही इरादा अच्छा हो। हाँ, भले ही पर्यवेक्षक का इरादा पूरी तरह से मदद करने का हो। या इसका उल्टा भी हो सकता है, पर्यवेक्षक किसी छात्र में अपने अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति की झलक देखे जिससे उसका रिश्ता मुश्किल रहा हो, और अनजाने में उस छात्र के प्रति थोड़ा पक्षपाती हो जाए। क्योंकि ये प्रक्रिया अक्सर अचेतन होती है, अनकॉन्शियस, इसलिए इसे पहचानना और इस पर बात करना मुश्किल हो सकता है। ये तो वाकई काफी जटिल लगता है। और पर्सनालिटी क्लैश यानी व्यक्तित्व के टकराव का भी जिक्र है। हाँ, कभी कभी बस ऐसा होता है कि दो लोगों के व्यक्तित्व या काम करने का तरीका या बात करने का स्टाइल इतना अलग होता है कि उनके बीच नेचुरली थोड़ी रगड़ पैदा होती है। दस्तावेज मानता है कि इसे हल करना भी कठिन हो सकता है, क्योंकि ये किसी खास मुद्दे के बजाय व्यक्ति के मूल स्वभाव से जुड़ा होता है। हालांकि पेशेवर दायरे और आपसी सम्मान के अंदर इसे मैनेज करने के तरीके खोजे जा सकते हैं। और एक और मुद्दा उठाया गया है, भूमिका अस्पष्टता, रोल एम्बिग्विटी। इसका क्या मतलब है पर्यवेक्षण में? भूमिका अस्पष्टता तब होती है जब छात्र को साफ साफ पता ही नहीं होता कि उससे उम्मीदें क्या हैं, पर्यवेक्षक उनसे क्या चाहता है, जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनका मूल्यांकन कैसे होगा। हाँ, ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत ज्यादा। जब ये बातें साफ नहीं होती तो छात्र अनिश्चितता, चिंता, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकता है। वो शायद गलत दिशा में मेहनत करे या जरूरी काम छोड़ दे, जिससे आखिर में पर्यवेक्षक के साथ गलतफहमी और निराशा पैदा होती है, जो संघर्ष बन सकती है। ये अपेक्षाओं का साफ न होना एक बहुत आम समस्या है। तो मतलब शुरुआत में ही भूमिकाओं और अपेक्षाओं को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना कितना जरूरी है, ये यहाँ से साफ हो रहा है। बिल्कुल। और दस्तावेज एक और खास तौर से चिंताजनक स्थिति बताता है जो नैतिक सवाल भी खड़े करती है। वो क्या है? हरियों में डाल दिया जाता है, जो असल में अनुभवी पेशेवर कर्मचारियों के लिए होती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है और इसमें दिक्कत क्या है? अक्सर ऐसा एजेंसी की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है,
जैसे मान लीजिए कर्मचारियों की कमी है। ओके। समस्या ये है, जैसा कि दस्तावेज कहता है, कि ये छात्र को एक अनुचित और बहुत दबाव वाली स्थिति में डाल देता है। इसमें छात्र की सीखने की जरूरतें, जो पर्यवेक्षण का मुख्य मकसद होना चाहिए, हाँ। वो एजेंसी की फौरी जरूरतों के आगे दब जाती हैं। छात्र का इस्तेमाल एक सस्ते कर्मचारी की तरह हो रहा होता है, न कि एक सीखने वाले की तरह। ये न सिर्फ छात्र के विकास के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये पर्यवेक्षण के नैतिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने देखा कि संघर्ष के कई कारण हो सकते हैं, सामान्य मानवीय संपर्क से लेकर विकासात्मक चरणों तक और कुछ ज्यादा जटिल या समस्याग्रस्त स्थितियों तक। अब सवाल ये उठता है कि जब संघर्ष हो ही जाए तो उसे संभाला कैसे जाए? दस्तावेज इस पर क्या कहता है? दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि संघर्ष समाधान की पहल करने की जिम्मेदारी वो मुख्य रूप से पर्यवेक्षक की है। पर्यवेक्षक की, छात्र की नहीं। हाँ, उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि छात्र प्रॉब्लम लेकर आए, खासकर क्योंकि छात्र शक्ति समीकरण में थोड़ा कमजोर स्थिति में होता है, शायद झिझके। जैसे ही पर्यवेक्षक को लगे कि कोई तनाव या मतभेद पनप रहा है, उन्हें एक्टिवली और जल्द से जल्द समाधान की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और इस समाधान प्रक्रिया की कुंजी क्या है? ये कैसे काम करती है? समाधान की सबसे बड़ी कुंजी, जैसा ये विश्लेषण बताता है, एक मजबूत और सकारात्मक पर्यवेक्षक छात्र संबंध है। अगर पहले से ही एक ऐसा रिश्ता है जो खुले संवाद, ओपन कम्युनिकेशन और आपसी विश्वास, ट्रस्ट पर आधारित है, तो संघर्ष को सुलझाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। छात्रों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी चिंताओं को, असहमतियों को या समस्याओं को बिना किसी डर या संकोच के अपने पर्यवेक्षक के सामने रख सकते हैं। ठीक है। फिर जो प्रक्रिया है वो सहयोगात्मक होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव। ऐसा नहीं कि पर्यवेक्षक अपना फैसला सुना दे, नहीं। दोनों पक्षों को मिलकर समस्या को समझना चाहिए, एक दूसरे का नजरिया समझना चाहिए और फिर मिलकर एक ऐसा हल खोजना चाहिए जो दोनों के लिए ठीक हो, संतोषजनक हो। यानी मिल बैठकर। बिल्कुल। और ये बातचीत सम्मानजनक और मुद्दे पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बल्कि ये प्रक्रिया खुद रिश्ते को बेहतर बना सकती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे दस्तावेज उजागर करता है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ मौजूदा समस्या को हल करने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। ये छात्र के लिए सीखने का एक अनमोल अवसर भी है। इस अनुभव से छात्र असल जिंदगी में एक प्रोफेशनल माहौल में संघर्ष से कैसे निपटा जाता है, ये सीखते हैं। हाँ, ये तो है। वो सीखते हैं कि अपनी बात कैसे रखें, दूसरों को कैसे सुनें, असहमतियों को रचनात्मक तरीके से कैसे संभालें और समाधान तक कैसे पहुंचें। ये एक ऐसा स्किल है जो उनके पूरे प्रोफेशनल जीवन में उनके काम आएगा। ये तो बहुत ही सशक्त विचार है, संघर्ष को एक सीखने के टूल की तरह देखना। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जब संघर्ष शक्ति के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हो, मिसयूज ऑफ पावर। जब पर्यवेक्षक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे छात्र पर, तब क्या होता है? ये स्थिति, जैसा कि दस्तावेज साफ साफ कहता है, बहुत विनाशकारी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव। देखिए, पर्यवेक्षी संबंध में स्वाभाविक रूप से शक्ति का एक असंतुलन तो होता ही है। हाँ, वो तो है। पर्यवेक्षक मूल्यांकन करता है, गाइड करता है, उसके पास छात्र के भविष्य को प्रभावित करने की शक्ति होती है। लेकिन जब इस शक्ति का जानबूझकर या अनजाने में गलत इस्तेमाल होता है, चाहे वो अनुचित मांगों के रूप में हो, धमकी के रूप में हो या किसी और तरह के शोषणकारी व्यवहार के रूप में, तो ये उस बुनियादी विश्वास और सम्मान को तोड़ देता है जिस पर यह पूरा रिश्ता टिका होना चाहिए। बिल्कुल। इससे पर्यवेक्षी संबंध को गहरा और शायद स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। छात्र असुरक्षित, शक्तिहीन, अपमानित, हतोत्साहित महसूस कर सकता है और उसका सीखना पूरी तरह रुक सकता है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि ऐसी गंभीर स्थितियों में सिर्फ पर्यवेक्षक और छात्र के बीच की बातचीत काफी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शक्ति का जो असंतुलन है वो निष्पक्ष समाधान में बाधा डाल सकता है। तो ऐसे मामलों में क्या रास्ता सुझाया गया है? ऐसे मामलों में दस्तावेज के अनुसार रिश्ते को बचाने, अगर संभव हो तो, और सबसे जरूरी छात्र के हितों और सुरक्षा को पक्का करने के लिए अक्सर किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की जरूरत होती है। तीसरा पक्ष मतलब? ये कोई सीनियर सहकर्मी हो सकता है, डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है या संस्था द्वारा नियुक्त कोई मध्यस्थ हो सकता है। उनका काम होता है स्थिति का निष्पक्ष रूप से आकलन करना, दोनों पक्षों को सुनना, तथ्यों को समझना और एक न्यायपूर्ण समाधान खोजने में मदद करना।
ये हस्तक्षेप ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति का असंतुलन समाधान प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रभावित ना करे। ये जानना राहत देता है कि ऐसी गंभीर स्थितियों के लिए भी एक प्रक्रिया और सुरक्षा का इंतजाम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात तो ये कि पर्यवेक्षण में संघर्ष एक सामान्य और अपेक्षित घटना है। हाँ, बिल्कुल। इससे डरने या बचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ कारण सामान्य विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जैसे वो छात्र का अधिक प्रगतिशील शुरुआत वाला चरण। वहीं कुछ कारण ज्यादा जटिल हो सकते हैं, जैसे भूमिका की अस्पष्टता, व्यक्तित्व का टकराव या वो ट्रांसफरेंस जैसी गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। और कुछ स्थितियां, जैसे शक्ति का दुरुपयोग, वो खास तौर से गंभीर और नुकसानदेह होती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि संघर्ष का समाधान मुमकिन है, और अगर इसे सही तरीके से, मतलब खुले संवाद, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना के साथ संभाला जाए, जी, तो ये न केवल समस्या को हल कर सकता है, बल्कि पर्यवेक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। इसमें पर्यवेक्षक की सक्रिय, सकारात्मक और समय पर पहल बहुत अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल। हालांकि ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि जब शक्ति का दुरुपयोग या गंभीर नैतिक उल्लंघन का मामला हो, तो बाहरी हस्तक्षेप न केवल ठीक है, बल्कि छात्र की भलाई और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी भी हो सकता है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में अटक जाता है। हम अक्सर संघर्ष होने के बाद उसे हल करने के तरीकों पर फोकस करते हैं, पर क्या पर्यवेक्षी संबंध की शुरुआत से ही कुछ ऐसे एक्टिव कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे विश्वास और खुलेपन की नींव इतनी मजबूत हो जाए कि जब संघर्ष अनिवार्य रूप से हो तो उसे संभालने के लिए जमीन पहले से तैयार हो? शायद शुरुआत में ही भूमिकाओं, अपेक्षाओं और फीडबैक की प्रक्रिया को एकदम साफ करना, नियमित, ईमानदार लेकिन सम्मानजनक फीडबैक का लेन देन, और एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना जहां छात्र सवाल पूछने, संदेह व्यक्त करने या असहमति जताने में झिझके नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस पर विचार करना शायद पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। काम का दबाव, मतलब वर्क प्लेस स्ट्रेस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम इसे एक खास नजरिए से देखेंगे, खासकर सामाजिक कार्य जैसे जो सहायक पेशे हैं, हेल्पिंग प्रोफेशंस जिन्हें कहते हैं, उनके संदर्भ में। सही। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है कार्यस्थल तनाव, पहचान और समाधान। तो हम इसी में से कुछ जरूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे, एक गहरी चर्चा करेंगे इस पर। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि हाँ भाई तनाव होता है, बल्कि ये समझना है कि लगातार जो काम का दबाव बना रहता है वो कैसे दो गंभीर चीजों को जन्म दे सकता है। एक तो है बर्नआउट, हाँ, व्यावसायिक परिश्रांति। हाँ, मतलब पूरी तरह से थक जाना, भावनात्मक और शारीरिक रूप से। और दूसरा है कंपैशन फटीग, अनुकंपा श्रांति। अनुकंपा शांति, मतलब दूसरों के दुख दर्द से लगातार डील करते करते वो हमदर्दी जताने की क्षमता ही कम हो जाए। बिल्कुल। तो हम ये देखेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे लोगों के लिए इन लक्षणों को पहचानना और उनसे निपटने के तरीके खोजना क्यों इतना जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है जिस पर हम खास ध्यान देंगे, वो है सीखने की प्रक्रिया। मतलब कोई नया व्यक्ति इस भारी दबाव से निपटना सीखता कैसे है। लेख कहता है कि जो व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसमें पर्यवेक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता बहुत अहम होता है। हाँ, सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हाँ, पर ये रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। तो इसमें क्या उलझनें आ सकती हैं, कैसे उन्हें सुलझाया जा सकता है, चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये जो तनाव है जिसकी लेख बात कर रहा है, ये कोई एक दिन का स्ट्रेस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार लंबे समय तक चलने वाले दबाव का नतीजा है। और जैसे हमने कहा, सामाजिक कार्य जैसे पेशे जहां आप लगातार दूसरों की तकलीफें, उनके संकटों से जूझ रहे हैं, वहां इसका खतरा ज्यादा क्यों होता है? क्या लेख कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है कि इन पेशों की, मतलब जो सहायक पेशे हैं, उनकी प्रकृति ही ऐसी है। अच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर कम संसाधनों में, बहुत ज्यादा केस लोड के साथ और बहुत ही जटिल मानवीय त्रासदियों के बीच काम करते हैं। वो लोगों की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उनके साथ होते हैं, जैसे गरीबी,
हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, पारिवारिक झगड़े। हाँ। इस तरह के काम में जो भावनात्मक जुड़ाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे होते, सही आप कहीं ना कहीं लोगों की तकलीफों का बोझ भी महसूस करते हैं। सही। और जब ये बोझ लगातार बना रहे, बिना किसी सहारे के या उभरने के मौके के, तो फिर बर्नआउट और कंपैशन फटीग होना मतलब लगभग तय सा हो जाता है। ये तो वाकई बहुत संजीदा तस्वीर है। बर्नआउट यानी पूरी तरह चुक जाना, और कंपैशन फटीग यानी सहानुभूति का ही चुक जाना। ये दोनों सुनने में ही गंभीर लगते हैं। लेख इनके लक्षणों को जल्दी पहचाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या असर सिर्फ कार्यकर्ता पर ही पड़ता है? नहीं, यही बात और गंभीर हो जाती है। लेख साफ कहता है कि इन लक्षणों को अगर अनदेखा किया जाए तो असर दोहरा होता है। दोहरा? हाँ, एक तो जाहिर कार्यकर्ता की अपनी सेहत पर, उसकी मानसिक शांति, निजी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन दूसरा और शायद उतना ही जरूरी असर उनके काम की क्वालिटी पर पड़ता है। अच्छा। आप सोचिए, अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता खुद ही बर्नआउट या कंपैशन फटीग से गुजर रहा है, थका हुआ है, भावनात्मक रूप से थोड़ा सुन्न है या शायद चिड़चिड़ा हो गया है, तो क्या वो अपने क्लाइंट्स को वही संवेदनशीलता, वही धैर्य, वही समर्थन दे पाएगा जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है? मुश्किल है। शायद नहीं। इससे क्या होगा? क्लाइंट्स को जो मदद मिलनी चाहिए उसकी गुणवत्ता गिर सकती है। हाँ। भरोसे के रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं और सबसे बुरी हालत में जरूरी मदद मिलने में चूक भी हो सकती है। ओह। इसलिए लक्षणों को जल्दी पहचानना और तुरंत एक्शन लेना, ये सिर्फ व्यक्तिगत बचाव नहीं, ये एक पेशेवर जिम्मेदारी भी बन जाती है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, पेशेवर जिम्मेदारी का पहलू। इससे ये और भी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये पेशे इतने चुनौतीपूर्ण हैं, तो नए लोग इसमें टिके रहने और असरदार बने रहने के लिए जरूरी स्किल्स कैसे सीखते हैं? लेख व्यावहारिक प्रशिक्षण और पर्यवेक्षक की भूमिका की बात करता है। ये कैसे होता है? हाँ, लेख बताता है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण मतलब जब विद्यार्थी फील्ड में जाकर असली काम का अनुभव लेते हैं, वो एक बहुत जरूरी सीखने का मैदान है। हाँ, फील्ड वर्क। हाँ, फील्ड वर्क। लेकिन यहाँ सीखने का तरीका थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में लेक्चर दे दिया कि तनाव से ऐसे निपटो। नहीं, बल्कि लेख कहता है कि विद्यार्थी अपने पर्यवेक्षकों को देखकर सीखते हैं। देखकर? हाँ, वो देखते हैं कि उनके अनुभवी साथी, उनके सीनियर्स मुश्किल हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे दबाव झेलते हैं और कैसे वो सकारात्मक मुकाबला करने की रणनीतियां मतलब पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स अपनाते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। इसे अवलोकन आधारित सीख या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा गया है। हाँ, और ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत बहुत शक्तिशाली हो सकती है। शक्तिशाली कैसे? आप सोचिए, एक नया विद्यार्थी है, हाँ। पहली बार किसी बहुत मुश्किल केस से डील कर रहा है। हाँ। अगर वो अपने सुपरवाइजर को देखता है कि वो कैसे शांति से स्थिति को समझ रहे हैं, अपनी भावनाओं को काबू में रख रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहे हैं, अच्छा। तो वो अनजाने में ही उन स्किल्स को अपनाने लगता है। पर्यवेक्षक एक तरह से रोल मॉडल बन जाते हैं। रोल मॉडल? हाँ, वो दिखाते हैं कि भाई मुश्किल भावनाओं से कैसे निपटना है, काम और निजी जीवन में सीमाएं कैसे बनानी है, या जरूरत पड़ने पर अपने साथियों से मदद कैसे मांगनी है। ये सिर्फ क्या करना है ये सीखना नहीं है, बल्कि कैसे करना है ये देखना और महसूस करना है। यानी पर्यवेक्षक का व्यवहार ही एक तरह का पाठ्यक्रम बन जाता है। बिल्कुल, एक तरह से। लेकिन लेख ये भी कहता है कि ये रिश्ता सिर्फ कौशल सीखने तक ही नहीं है, ये एक सुरक्षित स्थान, एक सेफ स्पेस भी देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक अच्छा सुपरवाइजरी रिश्ता विद्यार्थी को अपनी चिंताओं, अपने डर, अपनी नैतिक दुविधाओं या काम के दौरान हुई किसी भी परेशानी पर खुलकर बात करने का मौका देता है। सामाजिक कार्य में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जो भावनात्मक रूप से बहुत भारी होती हैं या जहां सही गलत का फैसला मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। विद्यार्थी शायद अपने क्लाइंट की किसी बात से बहुत परेशान हो, या उसे लगे कि वो काफी मदद नहीं कर पा रहा, या शायद उसे किसी सहकर्मी या एजेंसी की पॉलिसी से दिक्कत हो सकता है। एक सपोर्टिव सुपरवाइजर उसे इन सब बातों को बिना किसी डर या शर्म के शेयर करने और उन पर सोचने विचारने में मदद करता है। ये सिर्फ भावनाओं का बोझ हल्का करने के लिए नहीं है। अच्छा। बल्कि ये पेशेवर विकास के लिए, नैतिक समझ को गहरा करने के लिए भी जरूरी है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आप गलतियां कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। ये सुरक्षित स्थान और भरोसे का रिश्ता, ये तो वाकई सीखने की नींव लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये हमेशा ऐसी आदर्श स्थिति नहीं होती। लेख चुनौतियों का भी जिक्र करता है, खासकर पर्याप्त सीमा उल्लंघन मतलब बाउंड्री वायलेशन का। हाँ। ये सुनने में थोड़ा चिंताजनक लगता है। ये कैसे होता है और क्यों? हाँ, देखिए, पर्यवेक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता अक्सर बहुत करीबी
और गहन, इंटेंस हो जाता है। हम्म। इसमें मेंटरशिप भी है, टीचिंग भी है और कभी-कभी भावनात्मक सहारा भी है। लेख यही बताता है कि इसी करीबीपन की वजह से कभी-कभी पेशेवर और व्यक्तिगत सीमाओं के बीच की जो रेखा है, वो धुंधली पड़ सकती है। अच्छा। हो सकता है सुपरवाइजर विद्यार्थी के निजी जीवन में ज्यादा दखल देने लगे या विद्यार्थी सुपरवाइजर पर भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए, या शायद वो काम के बाहर बहुत ज्यादा घुलने मिलने लगे, जिससे वो पेशेवर दूरी या निष्पक्षता प्रभावित हो। ये जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े उल्लंघन हो। हाँ। कई बार ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये सीखने के माहौल को और पेशेवर रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो एक तरह का विरोधाभास हुआ। रिश्ता गहरा और भरोसेमंद भी होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि पेशेवर सीमाएं ही टूट जाएं। ये संतुलन बनाना तो मुश्किल लगता होगा। बिल्कुल मुश्किल है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिसका लेख जिक्र करता है, विरोध या मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट। लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, विरोध अपरिहार्य रूप से होता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, यानी किसी भी मानवीय रिश्ते में असहमति या टकराव होना स्वाभाविक है, और ये पर्यवेक्षक विद्यार्थी के रिश्ते पर भी लागू होता है। लेख में लिखा है, मानवकीय विरोध पर्यवेक्षक पर्यवेक्षी विद्यार्थी संबंध में भी हो सकते हैं। अच्छा। हो सकता है विद्यार्थी को सुपरवाइजर का फीडबैक देने का तरीका पसंद ना आए, या सुपरवाइजर को लगे कि विद्यार्थी पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा, या दोनों के बीच किसी केस को संभालने के तरीके पर मतभेद हो। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो लेख ये कह रहा है कि विरोध होना अपने आप में समस्या नहीं है, नहीं, बल्कि उसे संभाला कैसे जाता है वो महत्वपूर्ण है। मतलब चुनौती विरोध से बचना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। एकदम सही। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौती विरोध को नकारने या दबाने में नहीं है, बल्कि उसे एक रचनात्मक तरीके से हल करने में है। अगर मतभेदों को अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट घोल सकते हैं, बातचीत बंद हो सकती है और सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। हाँ, ये तो हो सकता है। विद्यार्थी शायद अपनी बात कहना बंद कर दे, या पर्यवेक्षक जरूरी फीडबैक देने से कतराने लगे। इसलिए लेख इस बात पर जोर देता है कि जब विरोध हो तो उसे संभालने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं। तो वो सक्रिय कदम क्या है? लेख क्या सुझाव देता है जब पर्यवेक्षक और विद्यार्थी के बीच मतभेद पैदा होते हैं? लेख दो मुख्य बातों पर जोर देता है। पहली, विरोध के आधार को समझना, अंडरस्टैंडिंग द बेसिस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना, बल्कि ये पता लगाना कि असली मुद्दा क्या है। क्या बातचीत की कमी है, क्या उम्मीदों में फर्क है, कोई गलतफहमी हुई है, या कोई गहरा सैद्धांतिक मतभेद है। मतलब जड़ को समझे बिना सही समाधान नहीं मिल सकता। सही बात है, जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है उसे हल करने के लिए तत्काल उपाय करना, टेकिंग इमीडिएट स्टेप्स टू रिजॉल्व इट। तत्काल? हाँ, तत्काल, यानी मामले को टालना नहीं, उससे भागना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से समाधान की दिशा में काम करना। अच्छा। इसमें खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना शामिल हो सकता है। दोनों पक्षों के नजरिए को समझना और मिलकर एक ऐसे रास्ते पर सहमत होना जो दोनों के लिए ठीक हो। लक्ष्य है प्रभावी समस्या समाधान कौशल, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का इस्तेमाल करना। और ये सिर्फ इस एक मतभेद को सुलझाने के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए भी एक मिसाल कायम करता है कि कैसे पेशेवर असहमतियों को संभाला जा सकता है। ये प्रक्रिया सुनने में तो बहुत परिपक्व और आदर्श लगती है, लेकिन क्या ये हमेशा हो पाता है? खासकर जब एक शक्ति असंतुलन होता है, मतलब पावर इम्बैलेंस। पर्यवेक्षक तो ज्यादा अधिकार वाली स्थिति में होता है। आपने बहुत बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। ये पावर इम्बैलेंस इस प्रक्रिया को और मुश्किल बना सकता है। हाँ। विद्यार्थी शायद अपनी बात खुलकर रखने में झिझके, उसे डर हो कि कहीं इसका असर उसके मूल्यांकन, उसके ग्रेड्स पर ना पड़े। बिल्कुल। इसीलिए लेख इस बात पर भी जोर लेता है कि समाधान प्रक्रिया का फोकस क्या होना चाहिए। और फोकस दोहरा है। हाँ, पहला, पर्यवेक्षी संबंध को सुरक्षित रखना, सेफगार्ड द सुपरवाइजरी रिलेशनशिप। और दूसरा, व्यवहारिक स्थापन को सुरक्षित रखना, सेफगार्ड द प्रैक्टिकल प्लेसमेंट। अच्छा, यानी रिश्ता भी बचा रहे और सीखने का अवसर भी। बिल्कुल, समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे रिश्ता भी बचा रहे और विद्यार्थी का सीखने का जो अवसर है वो भी खराब ना हो। और ये पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए जहां विद्यार्थी बिना डर के अपनी बात रख सके और समाधान प्रक्रिया में बराबरी का भागीदार महसूस करे। यह आसान नहीं है, लेकिन एक अच्छे पर्यवेक्षण का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कि सामाजिक कार्य
जैसे जो सहायक पेशे हैं उनमें काम का तनाव, बर्नआउट और कंपैशन फटीग, ये वास्तविक और गंभीर खतरे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनसे निपटना न केवल कार्यकर्ता की अपनी भलाई के लिए बल्कि उनके काम की गुणवत्ता और जिन लोगों की वो सेवा करते हैं उनके लिए भी जरूरी है। एकदम सही। और हमने ये भी देखा कि इस चुनौती से निपटने के कौशल सीखने में पर्यवेक्षण, सुपरविजन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, पर्यवेक्षक सिर्फ ज्ञान और तकनीकी नहीं सिखाते, बल्कि वो तनाव प्रबंधन, सीमा निर्धारण और मुश्किल भावनाओं से निपटने के तरीके भी अपने व्यवहार से सिखाते हैं, जिसे हमने अवलोकन आधारित सीख कहा। और एक सकारात्मक, भरोसेमंद पर्यवेक्षी रिश्ता सीखने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। लेकिन साथ ही हमने ये भी समझा कि ये रिश्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है। हाँ, करीबीपन के कारण सीमाओं के उल्लंघन का खतरा रहता है और किसी भी मानवीय रिश्ते की तरह इसमें मतभेद और विरोध भी स्वाभाविक हैं। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि इन चुनौतियों को नजरअंदाज ना किया जाए, बल्कि इनके कारणों को समझकर तत्काल और प्रभावी ढंग से इनका समाधान किया जाए। हाँ, ताकि रिश्ता और सीखने का माहौल दोनों सुरक्षित रहें। सही कहा। और इस सारी बातचीत के अंत में एक विचारणीय प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। बताइए। अगर पर्यवेक्षक इतने महत्वपूर्ण हैं, वो न सिर्फ तकनीकी कौशल सिखाते हैं, बल्कि भावनात्मक सहन शक्ति, इमोशनल रेजिलियंस और संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे जरूरी गुण भी विकसित करने में मदद करते हैं, तो क्या संगठन या संस्थाएं इन पर्यवेक्षकों को उनकी इस जटिल भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार और समर्थित कर रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या उनके पास खुद के तनाव को प्रबंधित करने, इन संवेदनशील रिश्तों को संभालने और प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग, संसाधन और समय है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे नए सामाजिक कार्यकर्ता अच्छी तरह से तैयार हों, तो हमें उन लोगों में भी निवेश करना होगा जो उन्हें तैयार करते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि सिस्टम कैसे सुपरवाइजर्स को बेहतर सपोर्ट दे सकता है। बहुत महत्वपूर्ण। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।